आज हम लोग समानांतर श्रेणियाँ क्लास 10th का चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम लोग देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और किस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में इसका यूज कहाँ हो सकता है और इससे रिलेटेड सवाल को हम लोग बहुत ही आसानी से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में। हम लोग टाइम को ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ आपको जैक बोर्ड और किसी भी बोर्ड के लिए जो NCERT हिंदी मीडियम है उसका चैप्टर वाइज सीरीज चल रहा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और यदि आपको किसी भी एक्सरसाइज में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन नंबर में, तो आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आपको उसका सॉल्यूशन 2 से 3 दिन में मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात हम लोग करते हैं समानांतर श्रेणियाँ किसको बोलते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले तो आप बात ये समझिए कि मान लीजिए कि सिंपल क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे कि आप डे टू डे लाइफ में, यदि दैनिक जीवन में आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पैटर्न, कहीं ना कहीं किसी तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियाँ, मधुकोश या मधुछत्ते में जो छिद्र होता है उसका, एक भुट्टे पर दाने की यदि आप को पैटर्न को ध्यान से देखेंगे, एक अनानास और एक पाइप कोन को भी अब यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको वहाँ पे क्या देखने मिलेगा? पाइप कोन पर जो सर्पिल लगा होता है, सर्पिल मतलब जो बेसिकली लाइनिंग टाइप में किया हुआ रहता है, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो देखिए दैनिक जीवन में जो हम लोग हैं उसका यूज देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए अब इस सीढ़ी को यदि आप देखिएगा तो रेगुलरली क्या हो रहा है, फिक्स इंटरवल पे ये क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? घटते जा रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। देखिए डिक्रीज करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक और लाइन देखिए, एग्जाम्पल, रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया, किसी पद में आवेदन की है, उसका जॉब हो चुका है। ठीक है, उसका मासिक वेतन 8,000 रुपीज़ है और हर वार्षिक वेतन के साथ उसका मतलब हर साल 500 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि होता है। तो मतलब पहले साल उसको कितना मिला? 8,000। अगले साल कितना मिला? 8,500। फिर अगले साल कितना मिला? 9,000। फिर अगले साल कितना मिलेगा? 9,500। मतलब हर बार जो चेंजेस देखने को मिल रहा है वो हम लोग को कितना देखने को मिल रहा है? 500 देखने को मिल रहा है। कितना चेंजेस देखने को मिल रहा है? 500 चेंजेस देखने को मिल रहा है। हर बार क्या हो रहा है? 500 इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए सेम सीढ़ी के बारे में बोला जा रहा है कि सीढ़ी के डंडों की लंबाई नीचे से ऊपर, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, इसका लंबाई एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटते जाता है। सबसे जो नीचे है उसका लंबाई दिया 45 सेंटीमीटर, तो 45, तो 2 कम होगा तो कितना होगा? 43। फिर 2 कम होगा तो कितना होगा? 41। फिर 2 कम होगा तो कितना होगा? 39। फिर 37। फिर हम लोग यदि बात करें तो होगा 35। फिर हम लोग के पास होगा 33। फिर हम लोग के पास होगा 31। तो यदि आप गौर कीजिए तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? इसका लंबाई घटते जा रहा है। और कितना घट रहा है यदि आप देखेंगे तो -2 हर बार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इस बात को आप समझिए, -2 हर बार क्या हो रहा है? कम होते हुए जा रहा है। क्या हो रहा है? कम होते हुए जा रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि बेसिक जो पैटर्न है उसमें या तो कुछ सेम टू सेम बढ़ता है या फिर घटता हुआ जाता है। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ समानांतर श्रेणियाँ की। समानांतर श्रेणियाँ की और एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप समझिएगा, समानांतर श्रेणियाँ मतलब किसी भी सीक्वेंस में, मतलब कोई भी यदि आपको पैटर्न दिख रहा हो तो उसमें यदि या तो इंक्रीमेंट हो, सेम चीज हर बार ऐड हो, यदि हम बोल सकते हैं कि सेम चीज हर बार क्या हो? ऐड हो हर नंबर में, या फिर सेम चीज क्या हो? सब्ट्रैक्ट हो हर नंबर में, तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो श्रेणी दिया गया है वो समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। इस बात को समझिए कि बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो देखिए
समानांतर श्रेणी में यदि हम बात करें तो कुछ लिस्ट देखिए, यहाँ पे गौर कीजिए। पहले 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है। तो आपने 1 से 2 जाने के लिए कितना ऐड किया इसमें 1, फिर 2 से 3 जाने के लिए 1, फिर 1 कितना ऐड किया 1। हर बार आप कितना ऐड कर रहे हैं 1 ऐड कर रहे हैं। आप यहाँ से 100 से 70 जा रहे हैं, फिर 70 से 40, फिर 40 से 10। अब यदि यहाँ पे भी गौर करेंगे तो 100 से 70 जाने में आपने -3 किया। क्या किया आपने -30 कम कर दिया। आप इधर देखिए तो -3 से -2, -3 से -2, फिर -2 से -1। अब हर बार क्या कर रहे हैं, एक बढ़ाते हुए चल रहे हैं। हर बार क्या कर रहे हैं, एक बढ़ा रहे हैं। जैसे देखिए -3 में एक यदि हम ऐड करते हैं तो आता है -2, फिर -2 में यदि एक ऐड करते हैं तो आता है हम लोग के पास -1, -1 में एक ऐड करते हैं तो आता है 0, 0 में +1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो इस तरह से बढ़ते हुए जा रहा है। अगला देखिए, सब जगह 3 लिखा हुआ है, तो मतलब हम क्या ऐड कर रहे हैं, यदि आप ध्यान से देखें तो 0 ऐड कर रहे हैं या फिर 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बोल सकते हैं। अगले सूची में यदि आप देखिएगा तो देखिए पहले लिखा हुआ -1.0, फिर -1.5 हो गया, मतलब -0.5 आपने क्या किया, ऐड किया। देखिए -1 था, फिर -1 में -0.5 ऐड हुआ, तो ये कितना हुआ -1.5। -1.5 में यदि हम -0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाएगा -2.0। यहाँ पर समझिएगा, -0.5 या तो आप बोलिए ऐड कर रहे हैं या फिर आप बोलिए 0.5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए -2.0 है, इसमें से फिर क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, -0.5 ऐड कर रहे हैं। अब बोलिए सर आप ऐड कहाँ कर रहे हैं, आप तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नहीं, आप ध्यान दीजिए, -1 प्लस 0.5 हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो अब देखिएगा प्लस और माइनस दोनों मिलकर बन जाते हैं माइनस, तो -1 -0.5 हो रहा है, तो हो रहा है हम लोग का -1.5। अब आपको यहाँ पे एक समझने वाला बात यह है कि जो ये श्रेणी दिया गया, सूची दिया गया, इसका हर जो कॉमा से अलग हो रहा है नंबर, संख्या, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक संख्या जो है वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो समानांतर श्रेणी से हम लोग को समझ में आया कि हर, और जो सबसे पहला होगा उसको हम लोग बोलेंगे पहला पद, जो दूसरा नंबर पे होगा उसको हम लोग बोलेंगे दूसरा पद, जो तीसरा नंबर पे होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तीसरा पद। इस तरह से हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला मैं लिखना चाहूँगा किस तरह से। देखिए पहले ए था, फिर एक फिक्स नंबर जोड़ना है तो मैंने बोल दिया a+d, फिर एक नंबर जोड़ना है तो देखिए a में कितना ऐड हुआ, d ऐड हुआ, फिर a+d में कितना ऐड करना है, d ऐड करना है, तो d यदि ऐड करते हैं तो a+2d हो गया। फिर यदि हम इसमें d ऐड करते हैं तो a+2d में एक और d ऐड होगा तो a+3d होगा। इस तरह करते हुए चलते हुए जा रहा है। इसमें जो मेरा a लिखा हुआ है, हर सबको हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहला पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पहला पद। यहाँ से यहाँ d का डिफरेंस, फिर यहाँ से यहाँ d का, यदि डिफरेंस हमेशा सेम हो तो हम क्या बोलेंगे कि वो हमेशा AP होगा। तो यहाँ जो d है उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। d को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर। अब बात की जाती है कि d क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, d 0 के बराबर भी हो सकता है, और d 0 से छोटा भी हो सकता है। देखिए d के बारे में जो सार्व अंतर है वो धनात्मक भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है। सार्व अंतर सब हो सकता है। देखिए अब पहला में देखिए d कितना है, +1, तो d+1 हो गया। दूसरे केस में देखिए d कितना है, इस केस में -30, इस केस में d देखिए कितना है, +1, इस केस में d देखिए कितना है, 0, इस केस में यदि आप d देखिए तो कितना है, -0.5। तो यही चीज़ मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा था कि d जो है वो ग्रेटर देन 0 भी होता है, इक्वल टू 0 भी होता है, और लेस देन 0 भी होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समानांतर श्रेणियाँ किसको बोलते हैं, कि हर बार यदि सेम नंबर किसी पैटर्न से घट रहा हो या फिर जुड़ रहा हो
तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समानांतर श्रेणियाँ बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए समानांतर श्रेणियाँ का मतलब वही चीज़ लिखा जा रहा है। एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या, जो निश्चित संख्या है वो एपी का सार्व अंतर कहलाती है, जिसे हम लोग डी के नाम से जानते हैं। याद रखिए यह सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। अब बात की जाए, जैसे कि मान लीजिए ए लिखा हुआ है, ए प्लस डी लिखा हुआ है, ए प्लस 3d लिखा हुआ है, नहीं डी ऐड हो रहा है ना हर बार, यहाँ से यहाँ गए तो डी ऐड किए हम लोग, फिर यहाँ से यहाँ गए तो डी ऐड किए, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो डी ऐड होगा, तो ए प्लस 3d होगा, फिर यदि हम लोग जाएंगे तो फिर डी ऐड होगा, तो डी ऐड होगा तो ए प्लस 4d होगा। इस तरह से कंटिन्यू चलते रहेगा हम लोग का। तो जो पहले नंबर पे है उसको हम लोग बोलेंगे पहला पद, क्या बोलेंगे, पहला पद। जो दूसरा नंबर पे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, दूसरा पद। जो तीसरे नंबर पे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, तीसरा पद। इस तरह से बोलते हुए जाएंगे। जो चौथे नंबर पे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, चौथा पद। अब इस तरह से वो कहाँ तक जा सकता है, तो आप बात कीजिए कि यदि आप ध्यान दीजिएगा तो ये बहुत दूर तक जा सकता है। देखिए पहला टर्म को हम मान लेते हैं, यहाँ पे जो पहला पद था उसको हम बोल रहे हैं A1, जो दूसरा था उसको हम बोल रहे हैं A2, तीसरा था उसको हम बोल रहे हैं A3, चौथा था उसको बोल रहे हैं A4। इस तरह करते हुए वो कहाँ तक जा सकता है, यदि हम बात करें तो वो जा सकता है AN तक। AN, अब AN से पहले क्या रहा होगा, देखिए अब गौर कीजिए, A4 से पहले क्या है A3, A3 से पहले क्या है A2, A2 से पहले क्या है A1, मतलब एक कम है तो AN है, तो AN से पहले क्या रहा होगा AN-1, उससे एक कम रहा होगा, उससे एक कम रहा होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि पहले जो लास्ट में था आपका AN, इससे जस्ट पहले क्या रहा होगा AN-1, एक कम। अब D निकालने के लिए यदि हम बात करें तो D कैसे निकलेगा, तो देखिए इसमें से दूसरा में से यदि हम इसको घटा देते हैं तो A और A आपस में कट जाएंगे। देखिएगा A प्लस डी माइनस डी मैं A करता हूँ तो A और A कट जाएगा, D बचेगा। सेम उसी तरह A प्लस 2D में से यदि A प्लस डी को घटा दिया जाए तो A और A कट जाएंगे, 2D माइनस डी फिर से हो जाएंगे D। मतलब आप यदि गौर कीजिए तो ये जो था वो था A2 माइनस A1, ये जो था वो था A3 माइनस A2। मतलब D निकालने के लिए क्या कीजिए आप कि दूसरा में से पहला टर्म को घटा दीजिए, मतलब आगे में से पिछला टर्म को घटा दीजिए तो आपका D निकल जाएगा। इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि A2 में से A1 को घटा दीजिए, A3 में से A2 को घटा दीजिए, A4 में से A3 को घटा दीजिए। मतलब यदि D निकालना हो किसी को तो A2 माइनस A1 कीजिए, A3 माइनस A2 कीजिए। इसी तरह से चलते चलते जो लास्ट में है इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, मतलब AN में से AN-1 को घटा दीजिए, आपका D निकल जाएगा। और आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि यदि D सब जगह सेम आ रहा है तभी ये समानांतर श्रेणी होगा, यदि नहीं आ रहा है तो ये समानांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। देखिए यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपका कि D किसके बराबर होगा। तो आपको D के बारे में पता चल गया क्या है और क्या नहीं है। तो देखिए वही चीज़ लिखा हुआ A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। इस तरह से यदि हम कंटिन्यू चलते जाते हैं, जहाँ पे A जो है वो मेरा पहला पद है और D जो है वो है सार्व अंतर, तो इसे हम लोग AP का क्या कहते हैं, व्यापक रूप कहते हैं, मतलब जनरल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, व्यापक रूप कहने का मतलब है कि AP में जनरल फॉर्म यही होता है। ठीक है, पहले आपको A देखने मिलेगा, फिर A प्लस डी देखने मिलेगा, फिर A प्लस 2D देखने मिलेगा, फिर A प्लस 3D देखने मिलेगा। इस तरह करके आपको सब कुछ मिलते हुए जाएगा। अब यदि हम बोले तो ये मेरा पहला टर्म था, ये मेरा दूसरा टर्म था, ये मेरा तीसरा टर्म था, ये मेरा चौथा टर्म था, इसमें से इसको हम घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटा सकते हैं और इसमें से इसको घटा सकते हैं। हर जगह घटाने पे क्या मिलेगा, D ही मिलेगा हम लोग को। क्या मिलेगा, D। आगे वाला टर्म में से पीछे वाला टर्म को क्या करना है, हमेशा घटाना है।
आगे वाला टर्म में से पीछे वाला टर्म को घटा देना है, और हर जगह यदि सेम आ रहा है इसका मतलब वो एपी है। समानांतर श्रेणी जिसको हम लोग इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, उसको शॉर्ट में हम लोग एपी ही बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से समझने का आप कोशिश कीजिए कि एपी किस तरह से हो सकता है। तो देखिए एपी में क्या हो सकता है, परिमित भी हो सकता है, परिमित नहीं भी हो सकता है। परिमित कहने का मतलब है कि उसमें जो संख्या दिया हुआ है वो अंतिम पद पता है आपको, ठीक है। अपरिमित या फिर परिमित नहीं है, उसमें आपको नहीं पता है कि लास्ट पद कितना होगा। जैसे कि एक पंक्ति में कुछ विद्यार्थियों की संख्या ऊंचाइयाँ दी गई है 147, 148, 149 और इस तरह से 157 तक। अब गौर कीजिए तो हर बार एक ऐड हो रहा है। अब इसको चीज़ को ध्यान देते जाइए कि हर बार कितना ऐड कर रहे हैं हम, 1 ऐड कर रहे हैं। अब ये देखिए किसी शहर में जनवरी मास में दिया हुआ किसी सप्ताह के लिए न्यूनतम तापक्रम किसमें, डिग्री में। तो यहाँ से यहाँ यदि आप देखें तो क्या हो रहा है, -0.1 नहीं, -0.1 नहीं, +0.1। क्यों, क्योंकि आप ध्यान दीजिए -3.1 था पहले आपका, अब यहाँ से आप पहुँच गए -3.0 में। तो मतलब आपने 0.1 ऐड किया इसमें, फिर 0.1 ऐड हुआ, फिर 0.1 ऐड हुआ। इस तरह से करते करते एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है यहाँ पे, ये हम लोगों को पता चल गया। अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1000 रुपये के ऋण में से प्रत्येक मास 5% ऋण की राशि वापस करने पर शेष राशि रुपयों में 950, 900, 850, 850 इस तरह से चलते हुए जा रहा है, ठीक है। 1000 रुपये का ऋण लिए थे आप, प्रत्येक मास 5% ऋण की राशि वापस कर रहे हैं आप, तो शेष जो राशि बचते हुए जा रहा है वो इस तरह से बचते हुए जा रहा है क्रमशः। देखिए हर बार जो डिफरेंस है वो कितना का है, 50 का है। कितना का है, 50 का है। आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि आप पीछे से मतलब आगे वाला टर्म में से पीछे वाला टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको दिखेगा वो 50 आ रहा है। किसी स्कूल द्वारा कक्षाओं 1 से 12 तक के सर्वाधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को दिए जाने वाले नगद पुरस्कार में क्रमशः 200, 250, 300 इस तरह से चलते हुए 750 है। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए तो 50 का अंतर है। कितना का अंतर है, 50 का। जब प्रति मास 50 रुपये की बचत की जाती है तो 10 मास के लिए प्रत्येक मास के अंत में कुल बचत की राशियाँ, तो ये ध्यान दीजिए इसमें से इसको अगला में से पिछला को घटा के देखिए, हर बार सेम नंबर आ रहा है, मतलब वो क्या है, एपी में है, एपी में है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि जितना भी एपी लिखा हुआ था यहाँ से ए से ई तक जितना भी एपी लिखा हुआ था सब में आपको अंतिम पद पता था, सब में आपको अंतिम पद पता था। तो यदि सब में आपको अंतिम पद पता था तो ए से ई तक जितने भी आपने उदाहरण देखे सब में पदों की संख्या परिमित है, मतलब फाइनाइट है। क्या है, परिमित है। ऐसी एपी को एक परिमित एपी कहते हैं। कैसे एपी बोलते हैं, परिमित एपी या फिर फाइनाइट एपी। इन सबों में क्या है, अंतिम पद पता है हमें, जिसे हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म। अब इसी में यदि आप ध्यान दीजिएगा कि अभी हम लोगों ने जिस सूची का जिक्र किया था, यहाँ पे देखिए इस सूची में जितने भी हैं, मैं यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ सूची को अच्छे से यदि दिखाने की बात की जाए तो देखिए इस सूची को अब ध्यान से देखिए तो आप पाइएगा कि यहाँ पे कहीं पे भी अंतिम पद आपको पता नहीं है। तो 1 से 5 तक जितने भी एपी हैं वो सब क्या हैं, अपरिमित एपी हैं, मतलब इनफाइनाइट एपी हैं। क्या है, इनफाइनाइट एपी, अपरिमित एपी, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इसी अनुच्छेद के 1 से 5 में दी हुई एपी परिमित एपी नहीं है, ये अपरिमित एपी कहलाती है। इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसी एपी में अंतिम पद नहीं होते हैं, उसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ है। जैसे कि लिखा हुआ 1 2 3 4 5 इस तरह से 100 तक, तो ये परिमित एपी है। लेकिन यही चीज़ 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि ये अपरिमित है।
ये एपी क्या है, अपरिमित, ऊपर वाला क्या है, परिमित। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन को पहले देखिए क्या बोला है, एपी, तो वो पहले से बोल चुका है कि वो एपी है। इसका मतलब कि इसका जो अंतर होगा, सार्व अंतर जिसको हम लोग डी बोलते हैं, वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। के लिए प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी लिखिए। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आपसे ए के बारे में पूछ रहा है और सार्व अंतर डी के बारे में पूछ रहा है। तो ए मतलब प्रथम पद, आप बोलिए कि इसमें सबसे पहला पद कौन सा है, जो सबसे पहले लिखा हुआ है, मतलब ए आपका दिया हुआ है 3/2। अब डी पूछा जा रहा है सार्व अंतर, तो मैंने अभी बताया था कि डी निकालने के लिए आप दूसरा में से पहला टर्म को घटा दीजिए, ठीक है, या फिर तीसरा में से दूसरा टर्म को घटा दीजिए। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पहले से ही एपी दिया हुआ तो ज़्यादा निकालने का ज़रूरत नहीं, किसी एक से हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए A2 कितना है, हाफ, A2 मतलब जो दूसरा नंबर पे है, और A1 कितना है 3/2। तो A2 में से इसको घटाते हैं हम लोग, तो कितना आता है देखिए 2, यहाँ पर जाएगा 1 - 3, मतलब -2/2, -2/2 मतलब हुआ -1। इधर से यदि हम लोग देख लें A3 - A2 को, तो A3 कितना है, इसमें से इसको घटाना है, तो A3 है -½ और -1/2, तो -½ मिलके बन जाएंगे, ये भी -1, देखिए -2/2 होगा तो हो गया -1। तो A आपको पता चल गया कितना होगा 3/2, और D आपको पता चल गया कितना होगा -1। इस तरह से हम लोग आसानी से किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हो, मतलब समानांतर श्रेणी का हो। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं हैं। यहाँ पे आपके पास 4 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से पूछा जा रहा है कि कौन कौन एपी नहीं है। यदि इनसे कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन को हम लेते हैं, लिखा हुआ 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब यदि गौर कीजिए तो यहाँ से यहाँ यदि हम लोग डी निकालने का कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमको +6 ऐड करना पड़ा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए +6 ऐड करना पड़ा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमको +6 ऐड करना पड़ा। तो मतलब पहला यदि हम देखें डी निकालने की कोशिश करते हैं, तो डी निकालने के लिए दूसरा में से पहला टर्म को घटाता हूँ मैं, तो 10 - 4 आता है जो 6 है। आगे भी यदि घटाने की कोशिश करता हूँ 16 - 10, तो 16 - 10 भी 6 ही आ रहा है। आगे भी यदि मैं घटाता हूँ तो 22 - 16 ये भी 6 के बराबर आ रहा है, मतलब डी हर केस में 6 आ रहा है। इसका मतलब ये एपी है। तो एपी है तो इसके अगले 2 पद निकालने बोला है कि अगला 2 पद निकालिए। तो देखिए सबसे पहला तो डी पता है मेरे को, 6 पता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4, 10, 16, 22, 22 के बाद अगला जो 2 टर्म होगा इसमें +6 आप ऐड कर दीजिए, तो 22 + 6 कितना हो जाएगा 28, और 28 में फिर से 6 ऐड कर दीजिए, तो 28 + 6 कितना हो जाएगा 34। तो अगला 2 पद निकल गया हम लोगों के पास, एक होगा 28 और दूसरा होगा 34। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है 1, -1, -3, -5, इस तरह से। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए डी निकालने का, तो इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, तो -1 - 1 कितना हो गया -2, या फिर इसमें से इसको घटाते हैं हम लोग, तो देखिए कितना होगा -3 -1, तो -3 + 1 कितना हो गया -2। अब एक बार इसमें से इसको घटा के देख लीजिए, तो डी कितना आ रहा है -5 -3, तो -5 + 3 मतलब -2, हर बार डी आ रहा है -2, इसका मतलब ये भी एपी है। और इस एपी का अगला 2 टर्म जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। -5 में हम क्या करेंगे, -2 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा -7, और उसके बाद फिर -2 तो -9 हो जाएगा। आपके पास कितना हो जाएगा -9। क्यों, क्योंकि आपका डी आ चुका है, तो डी आ चुका है -2, तो -2 इंक्रीज हुआ, यहाँ से फिर -2 इंक्रीज हुआ। तो ये पहला 2 सवाल बन चुका है। इसी तरह हम लोगों के पास तीसरा और चौथा सवाल बनाना है। तीसरा सवाल को यदि आप ध्यान से देखिए तो एक बार लिखा हुआ है -2, फिर लिखा हुआ है +2, एक बार क्या लिखा हुआ है -2 और एक बार लिखा हुआ है +2।
तो तीसरा क्वेश्चन देखिए -2 फिर 2 फिर -2 फिर 2 फिर -2, इस तरह से चलते हुए जा रहा है। गौर कीजिए यहाँ पे -2 फिर 2 -2 फिर 2 फिर -2। अब यहाँ यदि आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से यहाँ यदि हम d निकालते हैं तो आएगा 2 -2, तो मतलब 2 + 2 मतलब आएगा 4। 2 + 2 कितना आएगा 4। लेकिन यदि आप यहाँ से निकालते हैं, इसमें से इसको यदि घटाते हैं, निकालते हैं d निकालने के लिए a3 - a2 करते हैं, ये a1 था मेरा, ये a2 था मेरा और a3 ये था, और ये मेरा a4 है। तो a3 - a2 करेंगे तो -2 -a2 तो 2 हो जाएगा, तो -4 आ जाएगा। और जब हम a4 में से a3 घटाएंगे तो a4 में से a3 को घटाते हैं तो a4 है मेरे पास 2 और a3 है फिर से -2, तो 2 + 2 फिर 4 आ जाएगा। तो एक बार गौर कीजिए 4 आ रहा है, एक बार -4 आ रहा है, तो d सेम नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है, d सेम नहीं है, नॉट सेम d मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर बराबर नहीं होने के कारण ये समानांतर श्रेणी की श्रेणियों में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है 4 नंबर, उससे आप देखिए क्या बोला है इसमें। यदि हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखें तो 1 1 1 2 2 2 3 3 3, मतलब पहला 3 नंबर है 1 1 1, दूसरा 3 नंबर है 2 2 2, फिर लिखा हुआ है 3 3 3। तो क्या ये AP है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, AP का मैंने सबसे पहला कंडीशन बताया कि आप निकालिए सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकाल के देखता हूँ मैं यहाँ से वहाँ तक, तो 1 - 1 होता है तो आ जाता है 0। फिर से इसमें से इसको घटा के यदि हम d निकालते हैं तो भी आता है 1 - 1 0। लेकिन यदि हम यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस बार आ जाता है 2 - 1 जो है 1 के बराबर। फिर यहाँ से यहाँ घटाने पे d आता है 2 - 2 मतलब 0। और हर जगह d अलग अलग होने पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये AP नहीं है, नॉट एन AP। तो AP का सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि जो सार्व अंतर है वो सेम आना चाहिए हमेशा। ये था हम लोगों का जो एक्सरसाइज है 5.1। इसके बाद आप लोगों का होमवर्क है, आप इसे सॉल्व कीजिए एक बार, और आपसे जो नहीं बनता है वो कमेंट के माध्यम से पूछिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम लोग इसी चैप्टर के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।